विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज प्यारे बच्चों, ये कक्षा है 12, विषय है भौतिक विज्ञान और इसमें जो आपका प्रकरण है, टॉपिक है, वो है वैद्युत क्षेत्र। आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके गुण क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के क्या प्रभाव होते हैं, ये इसमें आज पढ़ेंगे। अतः आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी बिंदु आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है और दिशा भी होती है। वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के बाद अब वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गया वह काल्पनिक वक्र, निष्कोण वक्र होता है जिस पर उस वैद्युत क्षेत्र में एक पृथक्कृत व स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एकांक धन आवेश के गमन पथ को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम इसके गुण पढ़ेंगे। यदि हमने कोई एकल आवेश लिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई गोला है और धन आवेशित है, ये एकल आवेश है, एकल धन आवेश। यदि हम इसके पास में और कोई धन आवेश क्यों रखेंगे, तो आपने पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये आवेश यदि गति करने के लिए स्वतंत्र है तो ये गति करता हुआ सीधी रेखा में अनंत तक चला जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एकल धन आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं और ये सीधी होती है। ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो एकल धन आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं अनंत तक जाती है। यदि हम यह आवेश ऋण ले लेते हैं, ऋणात्मक आवेश, मान लीजिए ये अब एक ऋण आवेशित गोला है, और इसके पास में हम कोई धन आवेशित कोई कण रखते हैं जिसका आवेश Q है। अब आकर्षण विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, इसलिए ये आवेश अनंत से चलकर इस गोले तक पहुंच जाता है। तो अब आवेश जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अर्थात
जो आवेशित कण है वो अनंत से चलकर उस गोले तक पहुंच जाएगा। तो ऋण आवेशित एकल आवेश से उत्पन्न बल रेखाएं अनंत पर उत्पन्न होती है और गोले पर आकर समाप्त हो जाती है। तो इसकी दिशा हम गोले की ओर बनाएंगे। तो ये आपकी जो है वैद्युत बल रेखाएं हो गई ऋण आवेश के द्वारा। अब यदि हम दो आवेश आपस में लेते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, मान लीजिए हमारा एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। इनसे बल रेखाएं कैसे चलती है? धन आवेश से चलकर वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। इस पे ऐसे हम चित्र बना सकते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं यदि एक धनावेश है और दूसरा हमारे पास ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो ये आपके दो आवेश हो गए हैं। ये विपरीत प्रकृति के आवेश थे, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। यदि हम ये दोनों आवेश समान प्रकृति के ले लें, या तो धनात्मक आवेश ले ले दोनों को या फिर ऋणात्मक आवेश ले ले, तो तब क्या होगा? यदि आवेश समान प्रकृति के होते हैं, ये भी हमने प्लस आवेश ले लिया है और ये भी प्लस आवेश ले लिया है, ये भी प्लस आवेशित कण है, ये भी प्लस आवेशित कण है, तो अब इससे चलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो खींचेंगे। तो इनकी दिशा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी। अब इसमें यदि हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु लें, मान लीजिए ये मध्य बिंदु N है, और इस पर विचार करें, इस पर देखें, तो इस आवेश के कारण जो बिंदु N पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और दूसरे आवेश के कारण N बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चूँकि दोनों आवेश परिमाण में समान है तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान होता है और दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात वे वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। यदि हम यहाँ पर कोई आवेशित कण रखेंगे तो उस पर कोई भी वैद्युत बल नहीं लगेगा, अर्थात उस पर लगने वाला बल 0 होगा। इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ये तब होगा यदि ये दोनों आवेश समान होंगे।
ये भी Q, ये भी Q। यदि ये दोनों आवेश समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, अब इनका परिमाण अगर भिन्न भिन्न नहीं है तो तब जो उदासीन बिंदु है वो बीच में नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए Q1 इज ग्रेटर देन Q2, जो पहले वाला आवेश है वो अधिक है दूसरे वाले आवेश से, तो अब हमारा जो उदासीन बिंदु है उसकी स्थिति बदल जाएगी। अब ये किस प्रकार से बदलेगी, इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, ये हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए Q1 से N की जो दूरी है वो R1 है, और जो Q2 है दूसरा आवेश, उससे जो दूरी है वो मान लीजिए R2 है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, Q1/R1² बराबर Q2/R2²। तो इस सूत्र की सहायता से हम उसकी स्थिति बता सकते हैं कि उदासीन बिंदु कहाँ पर होगा। तो ये समान प्रकृति के आवेश दो हमने पास पास रखे हैं। इससे पहले हमने विपरीत प्रकृति के दो आवेश पास पास रखे थे। अब इससे हम क्या देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अब इसके बाद आगे, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। इससे पहले आप ये समझेंगे कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उस पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। अब इसके अनुसार कोई भी बल रेखाएं आपस में नहीं काटेगी। मान लीजिए हमने दो बल रेखाएं ली है और इनको हमने काट दिया है। ऐसा करने से क्या होगा, एक स्पर्शी ये खींचेगी, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र E1, दूसरी स्पर्शी हम इस पृष्ठ पर खींचेंगे, ये E2 हुआ। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस बिंदु पर मान लीजिए बिंदु P है तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई है, जबकि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती है, यह असंभव है। अतः कोई भी दो वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं एक परस्पर आपस में नहीं काट सकती है। इसके बाद आगे पॉइंट आता है, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के लंबवत उत्पन्न होती है और लंबवत ही समाप्त होती है। और मान लीजिए हमने कोई गोला लिया है, आवेशित गोला है, और वे उस चालक के केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है या फिर उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये केंद्र हुआ। अब ये यदि धनावेश है तो ये स्थिति होगी, और यदि ये ऋण आवेश है तो तब ये स्थिति होगी। अगर ये धनावेशित है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाएगी, और ये अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं गोले की ओर आएगी और केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये चालक के तल के लंबवत ही उत्पन्न होती है और लंबवत ही ये समाप्त होती है। ये चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, जिस कारण चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। अगर हम चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि वहाँ से बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार खिंची हुई डोरी की तरह आपस सिकुड़ने वाली होती है। जैसे एक डोरी को हम खींच देते हैं और उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार तनी हुई डोरी के समान आपस में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। तो यही कारण है जब विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। मान लीजिए एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं
अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। वे अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यही कारण है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। जैसे मान लीजिए ये भी प्लस है, दूसरा आवेश भी प्लस है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आपका प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण। या फिर ये भी ऋण आवेश है, दूसरा भी ऋण आवेश है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये आपके वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे जो अभी आपको समझाए गए हैं। अब आता है वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसी आवेश पर लगने वाले बल की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? पहले जैसे कि इसकी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा के अनुसार होती है। ई है, अब मान लीजिए कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश इसको हम Q0 से लिखते हैं। परीक्षण आवेश Q0 रखा है और इस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल वो F है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और उस पर लगने वाला वैद्युत बल F है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अभी परिभाषा के अनुसार क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो E बराबर क्या हो जाएगा? लगने वाला बल F और अपॉन Q0। यहीं से इसकी परिभाषा बनी है। कैसे बनी है परिभाषा? यदि अगर हम Q0 का मान 1 ले लें, इसको एकांक कर दें, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर F के हो जाएगा। और यही परिभाषा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से ये बना है। अब वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दिखाएंगे, ज्ञात करेंगे। अब जैसे इसका मात्रक हमें अगर लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ऊपर बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, अर्थात N/C, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब यदि हम इसकी विमा निकालना चाहें, विमा, तो ऊपर बल की विमा लिखेंगे। बल की विमा होती है बल गुणा त्वरण, तो mL/T-2। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा L/T-2। तो ये बल की विमा आ गई। आवेश की विमा रखेंगे, Q बराबर होता है I/T। I इसमें धारा होती है, पढ़ा होगा ये सूत्र, और T इसमें समय है। धारा की जो विमा है वो A होती है और इसकी विमा T होती है। तो नीचे हम Q की विमा रखेंगे, तो ये आ जाएगी AT। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, mL/T
टी माइनस टू ए माइनस वन, ये घात ऊपर जाके माइनस होगी, टी की पावर माइनस वन, टी की घात ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी, तो ये आ जाएगी एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हुआ है। अब इसी सूत्र से वैद्युत आवेशित कण अर्थात चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल, यदि हमें चालक पर लगने वाला बल निकालना है तो बल F बराबर आ जाएगा Q गुणा E, अर्थात F बराबर QE, ये आपका बल। तो किस वैद्युत क्षेत्र में स्थित चालक पर लगने वाला बल। अब इस बल की दिशा क्या होती है ये समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें आंकिक प्रश्न भी हल करने होते हैं और उसमें दिशा ज्ञात करनी पड़ती है। बल की दिशा, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी, ये प्लस आवेश है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, और ये मान लीजिए ऋण आवेश है, इस पे इधर को होती है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। तो धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है। F E इलेक्ट्रिक फील्ड या खाली F लिख सकते हैं। ऋण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, बल F। तो इसकी दिशा भी यही होगी, इस पर लगने वाला बल इधर आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र E है और यदि धनात्मक कण है तो इस पर जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, और यदि ऋणावेशित कण है तो इस पर जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो ये बल है और इसकी दिशा है। अब इसी में एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण हम उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, प्लस Q आवेश है, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी शुरू में इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि चालक के चारों ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए उस क्षेत्र में चालक से आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये चालक किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। अब जैसे ये प्लस आवेश है तो इस पर जो लगने वाला बल है वो ये होगा। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि आवेश से r दूरी पर है। अब मान लीजिए कि बिंदु P पर माना हमने कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रख दिया है। अब इस धन परीक्षण आवेश पर क्या होगा, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, एक बल कार्य करेगा, क्योंकि ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो इस पर दूसरी साइड में बल कार्य करेगा। बल की दिशा भी यही होगी और E की दिशा भी यही होगी। तो अब ये लिखने के बाद सब कुछ माना जो मैंने बोला है, डायग्राम बनाया है, वो सब कुछ लिख देंगे। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला
वैद्युत बल F बराबर कूलाम के नियम के अनुसार फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपका पहला आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q0 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, तो R स्क्वायर। तो ये लगने वाला बल आ गया है। अब हम तीव्रता की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर था F/Q0। तो F का मान हमने निकाल लिया है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल। तो F का मान यहाँ रखेंगे 1/Q0 बाहर आ जाएगा। F का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है वो हो गया है हमारा E बराबर 1/4πε0 के Q0 को Q अपॉन R स्क्वायर। यदि बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका बिंदु आवेश वायु में स्थित हो, वायु या निर्वात, तो तब K का जो मान है होगा वो 1 होगा। यदि बिंदु आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तो K का मान 1 रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान 1 रख देंगे। आंकिक प्रश्नों में यदि हमें सूत्र का प्रयोग करना है तो 1/4πε0 का मान भी होता है 1/4πε0 होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर हम 9×10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर लिखें। तो ये बिंदु आवेश का मान है और किस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उस बिंदु की दूरी है। अब इसमें एक टॉपिक होता है आपका आवेशित कण का संतुलन। आवेशित कण का संतुलन। मान लीजिए कोई आवेशित कण है, इस पर दो बल कार्य करेंगे। ये संतुलन की स्थिति में अगर ये हवा में रुका हुआ है, संतुलित है, संतुलन की स्थिति में आवेशित कण है तो इस पर वैद्युत बल कार्य करेगा, वैद्युत बल। इसको हम Fe इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। दूसरा, इसमें द्रव्यमान है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, गुरुत्वीय बल लिख सकते हैं, गुरुत्वीय बल। इसको हम Fg से लिख सकते हैं। तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। जो ये होता है गुरुत्वीय बल, अर्थात उसका जो भार होता है वो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, और ये जो होगा ये ऊपर की ओर होगा। तो तब ये संतुलन की स्थिति में होगा। ये एक बल इस पर ऊपर की ओर लगेगा Fe और नीचे की ओर लगेगा Fg। ये बल अभी निकाला है हमने, Fe बराबर हो जाएगा Q × E और ये इसके भार के बराबर होगा mg। तो संतुलन के लिए Fe बराबर Fg, अर्थात QE बराबर
mg। इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे और इसमें जो भी हमें वैल्यू दी गई है उसको ज्ञात कर लेंगे। अब मान लीजिए ये अगर मान लीजिए धनावेशित कण है, तो धनावेशित कण में जो Fe है वो ऊपर की ओर होना चाहिए Fe। तो धनावेशित अगर ये कण है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऊपर की ओर ही होनी चाहिए, उसी दिशा में होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन से प्लस की ओर। तो ये ऐसे दो समांतर कोई चालक होंगे, प्लेटें होंगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। ये ऊपर होगा mg। इसके बाद अगर ये ऋण आवेश है mg Fe, तो इस पे भी बल ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन ये ऋण आवेशित कण है। तो ऋण आवेशित कण जो है, ऋण आवेशित कण पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र जो है वो नीचे की ओर होगा। ये वैद्युत क्षेत्र E है। अब क्या होगा, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस। तो ये धनावेशित प्लेट होगी, ऋणावेशित प्लेट, इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगा, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। तो ये आपने अभी वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, इसके गुण पढ़े हैं, इसमें हमने सूत्रों का प्रयोग किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला बिंदु आवेश के कारण, और किसी कण का हमने संतुलन पढ़ा है।